स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1। तो इस वीडियो में क्या देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टेप अप एकेडमी का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नोट्स भी अवेलेबल हैं। और जो स्टेप अप एकेडमी की वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी पैकेज, अपडेटेड प्लेलिस्ट है ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लासेस 6 to 12। जी हाँ, 6 to 12 के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपडेटेड हैं, तो आप वो भी चेक करिए। जैसे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं। ओके तो जैसे कि मैंने बताया कि हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख चुका है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं उसके सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे। ओके तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स हैं। अब इन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। ओके अगर हम एक ही टाइप के प्लांट को बड़े से एरिया में कल्टिवेट कर रहे हैं, उगा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। ओके कहीं दिया है, जी हाँ यहाँ दिया है, मैंने तो बिना देखे बता दिया। ओके क्रॉप्स। तो फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, ओके तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आप रिकॉल करिए जो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन में, कि फर्स्ट प्रैक्टिस, फर्स्ट स्टेप जो होती है एग्रीकल्चर में वो कौन सी होती है। अगर हमें किसी भी क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है तो फर्स्ट स्टेप होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें सॉइल को पहले प्रिपेयर करना है ना। जैसे अगर आप कुछ भी करते हो, अगर आप पढ़ाई एग्जाम देने जा रहे हो या आपका कल डांस कंपटीशन है या सिंगिंग कंपटीशन है, तो आप पहले उसकी प्रिपरेशन करते हो, राइट। तो वैसे ही क्या सॉइल को हमें प्रिपेयर करना है ताकि जब हम उसमें बीज डालें, सीड्स डालें, तो हमें एक हेल्दी क्रॉप मिले। ओके तो फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। कहीं दिया है, जी हाँ बिल्कुल दिया है, सेकेंड इज प्रिपरेशन। Okay now damaged seeds would dash on top of the water। okay यहाँ पे क्या लिखा है, डैमेज सीड जो है वो क्या होगा, जो सीड डैमेज्ड है ओके वो पानी पर फ्लोट करेगा, पानी का जो सरफेस है उस पे फ्लोट करने वाला है। क्लियर। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश एंड फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। ओके जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसको सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, लाइट चाहिए, और क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। ओके तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो है इसका सही है। ठीक है, इस ब्लैंक में क्या आएगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके तो ये है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो क्रॉप है, सेकेंड इज प्रिपरेशन, सी इज फ्लोट एंड थर्ड फोर्थ जो है वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोस इन कॉलम बी। अब जो कॉलम ए में है उसको हमें बी से मैच करना है, दैट इज मैच द कॉलम। ओके तो खारिफ क्रॉप क्या होता है भाई, खारिफ क्रॉप्स की अगर बात करें तो खारिफ क्रॉप्स आर दोस क्रॉप व्हिच आर कल्टीवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, रेनी सीजन। ओके तो रेनी सीजन कब होता है, रेनी सीजन होता है जून टू सितंबर, है ना। तो खारिफ क्रॉप को हम जून टू सितंबर के बीच में कल्टीवेट करते हैं। और ये कौन से होते हैं, मेज, पैडी, ये सारे जो हैं वो खारिफ क्रॉप पे आते हैं। तो इतना मैंने एक्सप्लेन किया। देखो कहीं पे कोई सा आंसर मिल रहा है क्या, फूड फॉर कैटल नहीं है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट भी नहीं है, एनिमल एक्सक्रीटर, काउ ड्रग, काउ डंक होगा ये, है ना, गलत लिख दिया भाई ने, कोई बात नहीं, काउ डंक है ये। यूरी एंड प्लांट वेस्ट, वीट, ग्राम्पी, पैडी एंड मेज। जी हाँ तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट का ई होना चाहिए। ओके देन कम्स राबी क्रॉप्स। व्हाट आर राबी क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स जो होते हैं वो
विंटर सीजन क्रॉप्स होते हैं, इन क्रॉप्स को विंटर सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टू अप्रैल। ओके, तो वीट होता है, इसका एग्जाम्पल वीट है। ओके, तो कहीं कुछ दिख रहा है, डी ऑप्शन जो है वीट, ग्राम एंड पी, वो सेकेंड से एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है। क्लियर? नाउ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जैसे कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, यूरिया, ये सारे चीजें आते हैं किसमें, केमिकल फर्टिलाइजर्स में। तो इसका आंसर कहाँ दिख रहा है हमें, जी हाँ, बी, जो थर्ड का है उसका सही है क्या, बी सही है। ओके, देन कम्स द लास्ट वन। अब वहां क्या दिया और हमारे पास यहाँ पे 5 है और ए कॉलम में सिर्फ 4 है, तो एक ना एक तो छूट ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, फोर्थ वन इज ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर्स, वो मैन्योर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक ही होते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब जितने भी वेस्ट नेचुरली अकर हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जनरेट होते हैं, जैसे ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, मैन्योर्स बनाते हैं। तो ऐसा कहाँ लिखा है, ये लिखा है सी, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट जो होगा वो ऑर्गेनिक मैन्योर बनाएगा। तो फोर्थ जो है उससे करेक्टली मैच होने वाला ऑप्शन जो है वो है सी। चलिए अब हम देखते हैं आंसर। फर्स्ट ई, सेकेंड डी, थर्ड बी एंड फोर्थ इज सी। यस, हमारे सारे आंसर सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ वीट। अब हमें इन दोनों के एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो खारिफ क्रॉप का क्या हो गया, वीट हो गया, ग्राम पीस हो गए दालें, और रबी क्रॉप का क्या हो गया, पैडी एंड मेज। ओके, खारिफ क्रॉप, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था। ओके, खारिफ क्रॉप जो होते हैं वो विंटर्स रेनी सीजन्स में होते हैं। तो रेनी सीजन में ऐसे क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो। तो चावल जो है ना उसको बहुत पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो खारिफ जो है रेनी सीजन क्रॉप्स हैं। तो पैडी और मेज मैंने उल्टा बोल दिया था, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। रबी क्रॉप्स जो होते हैं इनको पानी की थोड़ी कम ज़रूरत होती है, जैसे वीट को पानी की ना कम ज़रूरत होती है। ओके, इसलिए विंटर सीजन में कल्टीवेट किया जाता है इनको, वीट और ग्राम को। ओके, खारिफ रेनी, राबी विंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमें पैराग्राफ लिखना है हर एक के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग के बारे में। चलिए, तो फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है कि सॉइल को हम कोई भी क्रॉप्स कल्टीवेट करने से पहले हम सॉइल को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं, हम सॉइल को ऊपर नीचे कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, है ना, सॉइल को ब्रेक कर रहे हैं, मिट्टी को हम तोड़, मिट्टी में जैसे क्या बनना चाहिए, क्लम्प्स बन जाते हैं, है ना, वो हमको तोड़ना है, ठीक है। तो हमें मिट्टी को तोड़ना है, ब्रेक करना है, उसको लूज करना है, उसको घुमाना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में लिखनी है। सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्यों, इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है, सॉइल के लिए घुमाता है, ठीक है, मूव कराता है, इधर से ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर, रोटेट करता है। टिलिंग मतलब घुमाना, और क्या करता है, सॉइल को लूज करता है, ठीक है, लूज करता है। This allows the roots to penetrate deep in the soil and to breathe easily even when they are deep. Okay? और ये करना क्यों ज़रूरी है, ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो क्रॉप्स की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो अच्छे से सॉइल में फैल सकें, ठीक है, डीप जा सके। ओके, अच्छे से उसको सॉइल को पियर्स करके वो नीचे तक जा सके, ओके, और इजीली ब्रीथ कर सके। भाई रूट्स जो होती है ना वो भी सांस लेते, जैसे हम तो सिर्फ नाक से सांस लेते हैं, पर प्लांट्स जो है ना उनकी जो स्टेम है वो भी सांस लेती है, जो लीव्स हैं वो भी सांस लेती हैं, और जो रूट्स हैं वो भी सांस लेते हैं। तो उसका हर एक पार्ट जो है वो सांस लेता है, पर हम तो सिर्फ सांस नाक से ही लेते हैं, है ना। तो रूट्स जो हैं, हमें सॉइल को इसलिए प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि रूट्स को अच्छी जगह मिल सके, गैसियस एक्सचेंज अच्छे से हो सके, रूट जो है वो इजीली ब्रीथ कर सके। ओके, चलिए अब आता है हम सोइंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। अब हमने मिट्टी को तैयार कर लिया है, मिट्टी अब पूरी तरीके से तैयार है। अब हमें उसमें क्या डालना, अब उसमें हम डालेंगे बीज,
ओके, तो वही हमें चीज़ करनी है क्या, सोइंग का मतलब होता है कि जब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया है अब उसमें हमको डालना है बीज। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज फनल शेप। ओके, अब पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल वेज की अगर हम बात करें तो पहले यूज़ होता था फनल शेप्ड सीड्स। उसमें क्या होता था, अगर आपने डिटेल लेक्चर पढ़ा हो तो मैंने पूरा बना के दिखाया था, ऐसे ऐसे ओके ऐसा कुछ फनल शेप का होता है, यहाँ पे सीड्स होते हैं और ये यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है आज के टाइम पे, नाउअडेज, आज के बारे में बात कर रहे हैं हम। अ सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अब ये सीड ड्रिल जो है वो ट्रैक्टर्स में लगे रहते हैं और उसकी हेल्प से हम सोइंग करते हैं, मतलब मिट्टी में बीज को डालते हैं। दिस टूल सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट द प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ओके, ये जो टूल है वो क्या करता है, जितनी उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए, ओके जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही सीड को मिट्टी में डालता है और एक प्रॉपर डेप्थ की कितने नीचे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरफेस पे ही छोड़ देगा, ऐसा भी नहीं कि बहुत डीप जाके मिट्टी में सीड को रखेगा, ऐसा भी नहीं। एक पर्टिकुलर डेप्थ होती है कितने अंदर से मिट्टी में और कितने डिस्टेंस में, दोनों दो क्रॉप्स के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो यूनिफॉर्म रहता है, मतलब वो एक जैसा रहता है। ओके, ऐसा नहीं कि एक सीड यहाँ है तो दूसरा सीड इतनी दूर है, तीसरा सीड ऐसा है एकदम पास में, ऐसा नहीं, डिस्टेंस जो होगी वो एक जैसी रहेगी। ओके, फिर आता है वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो हम जान लें वीड का मतलब क्या होता है। वीड जो है वो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं। ओके, जैसे जैसे हमारे क्रॉप्स मैच्योर होते हैं वैसे वैसे ही वीड्स भी मैच्योर होना शुरू कर देते हैं। ये छोड़ते ही नहीं है, जैसे हमारे पिंपल्स हमको नहीं छोड़ते हैं वैसे ही वीड्स जो है क्रॉप्स को नहीं छोड़ते हैं। ओके, तो ये वीड जो है ये अनडिजायरेबल प्लांट्स है, ये क्या करते हैं, ये क्रॉप्स के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं। तेरे को स्पेस चाहिए, मेरे को भी स्पेस चाहिए, तेरे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल से, मुझे भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल से, तेरे को पानी चाहिए तो मुझे भी चाहिए। तो भाई वीड भी जो है एक तरीके का प्लांट ही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको भी सारी चीज़ें चाहिए, तो ये कॉम्पिटिशन करते हैं, इसलिए हमें वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी है। ओके, सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोज अलॉन्ग विद क्रॉप एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फिर भी आ जाते हैं, फिर भी ग्रोथ करते हैं, ठीक है, वो बढ़ने लगते हैं क्रॉप्स के साथ, उनको हम वीड्स बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। और अब हमें इन वीड्स को रिमूव करना है क्योंकि इसके सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही हैं, एडवांटेजेस तो कुछ भी नहीं है। तो अभी इतने सारे डिसएडवांटेजेस है तो भाई रिमूव ही कर दो, तो हम इसको रिमूव करते हैं और ये जो रिमूव करने वाली प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। ओके, देन कम्स थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ओके, अब थ्रेशिंग में क्या होता है कि अब भाई ग्रेन्स के आजू बाजू की कवरिंग होती है, अब उस कवरिंग को तो खाएंगे नहीं हम, तो उसको हमें निकालना है, तो ये जो निकालने वाली प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। हमें ये बताना है कि फर्टिलाइजर्स मैन्योर से डिफरेंट कैसे हैं, अलग कैसे हैं। तो भाई फर्टिलाइजर जो होते हैं ना वो आपने सुना होगा कि दो तरीके के हमें फूड कहाँ मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। ओके, एक नॉर्मल होता है और एक के आगे लिखा रहता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है ना, तो वो क्यों लिखा रहता है, वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वो टोटली बिना केमिकल यूज़ किए वो जो भी क्रॉप हमें मिला है, जो भी ग्रेन हमें मिला है, जो भी फूड हमें मिला है बिना केमिकल यूज़ किए मिला है, ठीक है, उसमें केमिकल्स है ही नहीं। और वो केमिकल्स क्या होता है, वो केमिकल्स होते हैं फर्टिलाइजर्स। चलिए अब हम बात करते हैं। ओके, अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residue. फर्टिलाइजर्स जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ओके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, और वही मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना है। ऑर्गेनिक मतलब जो भी वेस्ट नेचुरली, जो भी चीज़ नेचुरली अकर्ड है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक। जैसे ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, इन सबको मिला के मैन्योर्स बन जाते हैं। ओके, नाउ कम्स अ फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को ना हम सिर्फ फैक्ट्री में ही बना सकते हैं, हम अपने घर में नहीं बना सकते हैं। बट ये मैन्योर्स जो है हम इसको खेत में बना सकते हैं। क्या करते हैं, ये जितना भी वेस्ट है ना उस एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, एक पिट बनाते हैं, पिट बोलते हैं,
ओके, पिट बनाते हैं, उसमें सारे कचरे को हम डाल देते हैं, फिर उसको मिट्टी से कवर कर देते हैं और कुछ हफ्तों के लिए छोड़ देते हैं। कुछ हफ्तों के लिए छोड़ने के बाद ये जो वेस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर्स में। तो मैन्योर्स जो है उसको हम ईजिली अपने खेत पर या फार्म लैंड पर, एग्रीकल्चर लैंड पर बना सकते हैं। बट फर्टिलाइजर्स के लिए तो क्या चाहिए, हमें इंडस्ट्री चाहिए। ओके, चलिए, अब फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल में कोई भी ह्यूमस नहीं करवाता है, ठीक है, अवेलेबल नहीं करवाता है। ह्यूमस मतलब सॉरी फर्टिलिटी इंक्रीज वगैरह नहीं करवाता है, बट ये जो मैन्योर्स है ये प्रोवाइड करवाता है लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। नाउ फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर, या तो नाइट्रोजन होगा, या तो फास्फोरस ज़्यादा होगा, या फिर पोटेशियम ज़्यादा होगा। ओके, वही मैन्योर्स जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स में लेस होते हैं, क्योंकि भाई ये तो नेचुरली बने हैं। ओके, इसको तो बनाया गया है, तो हमें पता है कि प्लांट्स को कितने क्वांटिटी में, किस क्रॉप को कितना नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, तो उस अमाउंट में फैक्ट्रीज जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाती है। बट मैन्योर्स तो नेचर में खुद ही अवेलेबल हो जाता है ना, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर। अब हमें ये बताना है कि इरिगेशन क्या होता है और इरिगेशन के 2 मेथड बताना है जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं। अब पानी तो बचाना पड़ेगा ना भाई, पानी की सबको ज़रूरत है, और वैसे ही बारिश होना कम हो चुकी है, कोई बात नहीं, हम फिर भी पानी बचाएंगे, हमें पानी ही बचाना है। चलिए, कैसे बचाना है पानी वो हम देख लेते हैं। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग ऑफ द प्लांट फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। अब क्या होता है, हमें पानी की ज़रूरत है, पेड़ों को भी पानी की ज़रूरत है, राइट। अब गार्डन में तो हम पाइप लेके घूमते रहते हैं, यहाँ पानी डाल दो। अब जो एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे खेती की गई है वो तो इतना बड़ा एरिया होता है, पॉसिबल है कि हम पानी की पाइप लेकर घूमें, नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए 2 मेथड्स है। ओके, तो कौन से, काफ़ी सारे होते हैं बट हमें 2 ही बोले तो हम 2 ही एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और क्या लिखा है, मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर। अब क्या होता है कि हम ऊपर की टंकी से अपने पानी नहीं दे सकते खेतों में, टंकी खत्म हो जाएगी पर पानी नहीं पहुंचेगा सब तक। इसलिए जो इरिगेशन का सोर्स होता है वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर कैसे निकालते हैं, जो खेत में कुएं बने रहते हैं उससे निकाल सकते हैं। फिर आपने देखा होगा मोटर बनी रहती है, वो बोर होती है ना, बोरवेल टाइप की, वो उसको ट्यूबवेल बोलते हैं, हैंडपम्प, इन सब से हम खेतों में पानी दे सकते हैं। या फिर रिवर हो गया, लेक, पॉन्ड्स, इनसे भी पानी हम खेतों में दे सकते हैं। ओके, 2 मेथड्स व्हिच हेल्प अस टू कंजर्व वाटर आर, 2 ऐसे मेथड जिससे हम पानी को बचा सकते हैं और इरिगेशन भी कर सकते हैं। तो वो कौन से, एक हो गया स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, ऐसे आपने देखा होगा फव्वारा टाइप का उड़ता रहता है खेतों में, तो वो क्या होता है, स्प्रिंकलर मेथड होता है। ओके, वो एक्चुअल में वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं फव्वारे को, फाउंटेन बोलते हैं, फाउंटेन, है ना। तो वो ही फाउंटेन नहीं होता है, वो क्या होता है, स्प्रिंकलर होता है। क्या होता है, देखो अभी बता दिया मैंने कि फव्वारा टाइप का, फाउंटेन टाइप का होता है। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। It is more useful in the uneven and sandy land where sufficient water is not available. Okay? ये क्या होता है, इसमें स्प्रिंकलर्स होते हैं, गन्स होते हैं, और ये पाइप होता है, ठीक है, पाइप होता है, और इससे वर्टिकल पाइप्स भी जो होते हैं वो अटैच रहते हैं, वर्टिकल पाइप्स भी अटैच रहते हैं। अब यहाँ पे होता है एक नोजल, यहाँ पे होता है क्या, एक नोजल होता है, ठीक है, वो नोजल जो है वो कंट्रोल करता है। ओके, और ये जो स्प्रिंकलर मेथड है, इसको जैसे हमने पाइप को चालू किया तो स्प्रिंकलर मेथड से पानी जो है शॉवर की तरह नहीं, फाउंटेन की तरह इधर से उधर फैलने लगेगा। और ये इसका एडवांटेज क्या है कि ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे पानी कम है। ओके, जो सैंडी लैंड होता है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। देन कम्स ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ओके, अब इसमें क्या होता है, दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स और ट्यूब्स विद वेरी स्मॉल होल्स इन देम टू वाटर प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द बेस ऑफ द रूट। इट इज वेरी एफिशिएंट एज वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। अब इसमें क्या होता है ना, लंबे लंबे पाइप्स को रोज में हम क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं। और ये जो पाइप्स होते हैं ना, ये परफोरेटेड होते हैं, परफोरेटेड मतलब इसमें छेद होते हैं,
होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो होल्स होने के कारण क्या होता है, अब ये तो मिट्टी में ही फैले हुए हैं, ठीक है, ज़मीन पे, धरती पे, सॉइल में, जो बोलना है बोल लो, उसमें ये फैले हुए हैं और ये कैसे फटे हुए हैं, फटे नहीं मतलब इसमें होल्स प्रेजेंट है। ओके, तो पानी जैसे ही पाइप से जाएगा तो होल से, छोटे छोटे होल से ये कहाँ जाएगा, रूट्स में, सॉइल में पहुंचेगा। ओके, तो इससे ना पानी वेस्ट होगा और सॉइल जो है पानी को ईजिली अब्जॉर्ब कर लेंगी। ओके, अगर हम सॉइल में पानी को धीरे धीरे डालेंगे तो मिट्टी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगी, बट अगर हम पानी को तेजी से डालेंगे तो पानी के साथ मिट्टी भी बह जाएगी। ओके, तो ये जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है, सिस्टम है, ये बेस्ट मेथड होता है क्योंकि इसमें वाटर जो है वो वेस्ट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर हमने व्हीट, कौन सा क्रॉप है, राबी क्रॉप है, जो जिसको हम विंटर सीजन में सॉरी व्हीट क्या है, राबी क्रॉप है, ठीक है, हाँ सही तो बोली थी, राबी क्रॉप है और हम उसको विंटर सीजन में कल्टीवेट करते हैं। ओके, बट अगर हमारा मन करा कि नहीं हम कुछ अतरंगी करते हैं, है ना, हम करेंगे क्या, हम करेंगे जो व्हीट है उसको हम रेनी सीजन में कल्टीवेट करेंगे। तो भाई मैंने बताया ना कि व्हीट को कम पानी की ज़रूरत होती है, अब तुम बारिश में कर दोगे तो वो सड़ जाएगा ना, व्हीट जो क्रॉप्स हैं वो सड़ जाएंगे, वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको कम पानी की ज़रूरत है। तुम उनको पानी दिए जा रहे हो, बारिश हो रही है, अपन नहीं दे रहे पर भगवान जी तो दे रहे हैं ना, इसलिए पॉसिबल नहीं है। Wheat crop is sown from November, December to March, April. Okay, winter season crop है ये, राबी क्रॉप है। It is grown in winter and requires less water. ये विंटर में हम इसको कल्टीवेट करते हैं और इसको पानी की थोड़ी कम ज़रूरत होती है। If wheat is sown in kharif season, its production will be decreased considerably. ओके, अगर वीट को हमने बारिश वाले सीजन, रेनी सीजन में अगर हमने इसको कल्टीवेट कर दिया तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि सड़ जाएंगे ना भाई, अब उसको पानी नहीं पीना है, तुम पिलाते ही जा रहे हो, पिलाते ही जा रहे हो, बेचारा क्या करेगा, है ना। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, एरिया है, लिमिटेड एरिया, वही सेम लैंड है, उसमें हमने एक क्रॉप उगाया, हार्वेस्ट करके निकाला, दूसरी बार वही सेम क्रॉप उगा दिया, तीसरी बार वही सेम क्रॉप उगा दिया, यही बोला है ना कि प्लांटेशन बाय द नहीं, कोई सा भी, ठीक है, कंटिन्यूअसली हम सॉइल में क्रॉप को कल्टीवेट करते जा रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा, इसका असर ये पड़ेगा भाई कि सॉइल में लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स ही हैं। ओके, क्रॉप जो है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेता है, तो सॉइल के पास अब न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे तो सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी क्या कर देगा, लूज कर देगा। ओके, सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगा। कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल poorer in certain nutrients as the crops take up nutrients from the soil. ओके, अगर क्रॉप को हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, प्लांटेशन करते हैं सॉइल में, तो सॉइल जो है वो पुअर हो जाएगा क्योंकि क्रॉप्स को सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि सॉइल से ही मिलता है। अब सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, सॉइल कैसे हो जाएगा, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब कि ये कि अब भाई सॉइल बोलेगा अब तुम कुछ भी कर लो, अब तो मैं कोई भी तुम्हारे क्रॉप्स को मैच्योर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, मेरे पास न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, इसलिए सॉइल कैसा होगा, इनफर्टाइल। तो अगर हम ऐसे सॉइल में क्रॉप को कल्टीवेट करने की भी कोशिश करेंगे तो क्रॉप जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तो बढ़ ही नहीं पाएगा। ओके, इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल को इनफ टाइम भी नहीं मिल रहा है कि भाई वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर दे, रिस्टोर करे। ओके, तो ऐसे बार बार अगर हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते जाएंगे, प्लांटेशन करते जाएंगे तो सॉइल बेचारी बोलेगी बस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होता है और उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है। तो वीड्स भाई अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, बिन बुलाए मेहमान होते हैं जो क्रॉप्स के साथ खुद ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके, अब इनको हमें हटाना है, इसलिए हटाना है क्योंकि ये जो हमारे प्यारे से क्रॉप्स हैं जिनको डिज़ायरेबल प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट, स्पेस और वाटर चाहिए और इसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। तो ये जो वीड्स हैं, बिन बुलाए मेहमान हैं, इनको भी तो सेम सारी चीज़ों की ज़रूरत है।
ओके तो ये क्या करते हैं, कंपटीशन करते लगते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए, इसलिए इनको हमें हटाना ज़रूरी है ताकि जो हमारे डिज़ायरेबल क्रॉप्स हैं वो अच्छे से मैच्योर हो सके, हमें हेल्दी ग्रेन्स मिले, ठीक है। The undesirable and unwanted plants which grow naturally along with the crops are called weeds. Okay, चलिए, the growth of weeds can be controlled by adopting many ways. अब इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको तो या तो हम काट दें, ठीक है, हम उसको अपरूट कर दें, उखाड़ के जड़ों से उखाड़ के फेंक दें, या फिर उसको सॉइल के, मिट्टी के इतने पास से काटें, ओके, ज़्यादा पास से काटें। फिर आता है हम या फिर कुछ केमिकल्स उस पर स्प्रे कर दें, okay, weedicides. Now tilling before sowing of crops helps in the uprooting and killing the of weeds which may they dry and get mixed with the soil. Okay, सब जब हम soil की preparation करते हैं ना, जब हम plowing करते हैं, tilling करते हैं, तब हमें इन weeds को remove कर देना चाहिए। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. Weedicides are spray in the field to kill the weeds. Weeds और क्या करते हैं, वीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ केमिकल से जिसको हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। चैप्टर एक्सप्लेनेशन में वीडीसाइड्स और ये साइड्स के सफिक्स का मतलब मैंने समझा है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये उसको किल कर रहे हैं, मार रहे हैं, मर्डरर्स होते हैं ये साइड्स, ओके। तो जैसे वीडीसाइड्स तो मतलब ये वीड्स को मार रहे हैं, ओके, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट को मार रहे हैं, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मार रहे हैं, ओके। तो वीडीसाइड्स हम यूज़ करते हैं, वीडीसाइड्स को हम वीड्स पर स्प्रे कर देते हैं फील्ड पर, ठीक है। फिर हम ढूंढ के तो वीड्स पे स्प्रे नहीं करेंगे, तो इसको हम पूरे फील्ड पे स्प्रे कर देते हैं, तो ये वीड्स जो होते हैं खुद ब खुद मर जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन, शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये बॉक्सेस दिए गए हैं और इनको हमें सीक्वेंस में, ऑर्डर में प्लेस करना है। किसके ऑर्डर में प्लेस करना है कि भैया हमने शुगर केन क्रॉप का प्रोडक्शन किया, ठीक है। शुगर केन क्रॉप को प्रोड्यूस करने से के लिए फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है और लास्ट स्टेप कैसी कौन सी होती है, सीक्वेंस में हमें इन बॉक्सेस को अरेंज करना है। ओह, ये तो सीधा आंसर ही आ गया, चलो नहीं सही है। सीडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, सॉरी, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहली स्टेप होती है भाई, ओके। देन कम्स प्लॉइंग इन द फील्ड, ये सेकेंड हो जाएगी, दिस वन इज सेकेंड। मैन्योरिंग, हार्वेस्टिंग, सोइंग, फिर आता है सोइंग थर्ड, देन आएगा मैन्योरिंग फोर्थ। चलो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं ना, फिफ्थ इज वन, सिक्स्थ इज सेकेंड, देन सेवेंथ, फोर्थ इज थर्ड एंड सेवेंथ इज फोर्थ। फिर क्या बचा हमारा, फिफ्थ स्टेप को, अरे इरिगेशन भी तो है, ओके हाँ इरिगेशन आएगा। फिर हमारा कौन सा फिफ्थ वाला जो है वो क्या है, इरिगेशन, ओके। इरिगेशन सेकेंड इज इरिगेशन, देन कम्स हार्वेस्टिंग, है ना। और कुछ बचा है, जी हाँ और कुछ नहीं बता है, बचा है, तो थर्ड इज हार्वेस्टिंग एंड द लास्ट वन इज सेवेंथ इज फर्स्ट। चलो अब देख लेते हैं हमारा सही है कि नहीं। Preparation of soil, plowing of the seed, plowing the field, sowing, manuring, irrigation, harvesting, sending crop to sugar factory। जी हाँ, हमने एकदम सही सीक्वेंस में दिया है। सबसे पहले क्या आएगा, 5 6 4 7 2 3 1। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हमने दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल्स। यहाँ पे वर्ड पजल्स दिए हैं और यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो, ओके। कुछ क्लूज दिए हैं और उसकी हेल्प से हमें ये जो पजल है वो सॉल्व करना है। अब पजल्स के क्लूज दो टाइप के हैं, एक डाउनवर्ड्स मतलब जो वर्टिकली हैं, और एक अक्रॉस जो हॉरिजॉन्टली है, ओके। तो डाउन, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, अगर हम क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हमने बहुत ही प्यारा नाम दिया है, वो नाम क्या है, तो ये कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला इज इरिगेशन, okay. Now comes keeping crop grains for a long time under proper condition,
ओके अगर हम क्रॉप्स को काफ़ी लंबे समय के लिए सही कंडीशन में, सही टेम्परेचर में रख रहे हैं ताकि हमारा क्रॉप सड़े ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज बोलते हैं। तो सेकेंड डाउन का आएगा स्टोरेज। ओके फिर क्या है? देन कम्स सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। को एक ही टाइप के प्लांट को हमने लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने में उसको क्या किया? ग्रो करवाया। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में हम एक ही टाइप के पेड़ को बड़े एरिया में क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स। ओके चलिए ये भी हमारा हो गया सॉल्व। अब हम बात करते हैं क्रॉप्स की। अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर क्रॉप्स। अब मैच्योर क्रॉप्स जो मैच्योर हो चुके हैं, अब उनको हमें खेत से अलग करना है, सॉइल से अलग करना है, काटना है। तो उसके लिए कौन सी मशीन यूज होती है? उसके लिए मशीन यूज होती है हार्वेस्टर। ओके नेक्स्ट, अ राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। एक टाइप की राबी क्रॉप जो ऑल्सो क्या है? जो पल्स भी है, दाल भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे तो सिंपल सा हमें दिख रहा है, दैट इज ग्राम। ओके चलिए नेक्स्ट, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द शॉफ। शॉफ से हम ग्रेन्स को अलग कर रहे हैं, मतलब जो ग्रेन्स की कवरिंग है उससे हम अलग कर रहे हैं। ग्रेन्स को अलग कर रहे हैं, कवरिंग को अलग कर रहे हैं, क्योंकि कवरिंग जो है वो हमारे काम का नहीं, ग्रेन्स हमारे काम का है, तो उसको हमें अलग करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार? थ्रेशिंग नहीं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। ओके थ्रेशिंग तो वो होती है जिसमें हम मारते हैं, क्रॉप्स को स्टेम से अलग करते हैं। ओके विनोइंग ये प्रोसेस होती है। इसमें ये क्या हो गया? ये क्या होगा यार? चलो स्पेलिंग देख लेते हैं क्या होता है ना? तो डबल एन विनोइंग, ठीक है, डब्ल्यू लिखा हुआ था। और ये जो है हमारे सब के सारे पजल्स हमने कर लिया चुटकियों में सॉल्व। बताइए आप में से कितने लोगों ने इसको चुटकियों में सॉल्व कर लिया था कमेंट करके इस वीडियो के में। ओके तो हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ यहाँ पे जो है क्वेश्चंस हो चुके हैं खत्म, हमने सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। तो एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट का जो चैप्टर के लास्ट पे क्वेश्चंस दिए थे वो हमने कर लिए हैं सॉल्व। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम प्लस सॉल्यूशन की। जी हाँ, तो मैं एक और वीडियो में इस चैप्टर्स को लेकर आने वाली हूँ। और टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।